गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आई एम डॉक्टर अनिल पांडे। पिछले 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने मुख्यतः इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेड पीएचडी के संदर्भ में खासकर प्राइमा फेसी के रूप में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सिलेबस के बारे में सामान्य जानकारी क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी खासकर जो 400 वर्ड्स में आ सकते हैं या 150 वर्ड्स में आ सकते हैं उन क्वेश्चन पे भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। ओके, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे पास अवेलेबल पीडीएफ है या हमारे पास अवेलेबल जो वीडियोस हैं उनके बारे में भी आपको पहले से जानकारी दे रहे हैं। केवल और केवल अगर आप उसको केवल आप सुन के कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसको कोडिंग कर लीजिए और उसी कोडिंग को अगर आप लिख देते हैं तो आपका ये मान के चलिए बेहतरीन आंसर होगा। क्योंकि इसमें लिखना आपको कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके पास, फैक्चुअल नॉलेज आपके पास खूब अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कहीं 75 वर्ड्स है, कहीं 150 वर्ड्स है, कहीं 400 वर्ड्स है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है आपको एलाबोरेटिव, आपको बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटिव, बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं जाना है। तो इसलिए आप फैक्चुअल मोड में अगर आप रहेंगे तो आपकी सिलेक्शन का चांस ज़्यादा रहेगा। ओवरऑल चर्चा करते हैं आगे। अगला आपका जो टॉपिक है वह है, जो कल के आगे चलते हैं, वह है नॉन अलाइनमेंट, मतलब है गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे आप आगे चल के नैम के रूप में भी जानते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसके बारे में माना जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते धीरे धीरे विश्व जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद खासकर जब विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था, जिसे आप कहते हैं बाईपोलर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक धुरी जो होता है अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का होता है, कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का होता है, और दूसरा जो होता है रशिया के नेतृत्व में आपका जो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट जो सोसाइटी है, ठीक है, उनके देशों का हो जाता है। तो ऐसा माना गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो बहुत सारे देशों में अलग अलग ऐसे देश जो किसी के उपनिवेश के अंग थे, जो किसी के उपनिवेश थे, जो औपनिवेशिक शासन में एक लंबे समय तक रहे थे, उनको अपने आप को सर्वाइव करना, उनके लिए जीवन और अपने राज्य की संरक्षण करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि उन लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हुई जिसमें वो लोग दोनों से संबंध रखकर अपने जीवन और अपने जीवन पद्धति और अपने देश को समुन्नत कर सके, उसे प्रॉस्परस कर सके, उसके लिए उसकी विकास कर सके। तो ऐसे विकासशील देश जो थे, ये देश जो होते हैं मुख्यतः कहलाते हैं थर्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड शब्द का पहली बार प्रयोग अल्फ्रेड सावी ने किया है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज शब्द जो है पहली बार अल्फ्रेड सावी ने शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा माना गया कि कुछ देशों ने ये कहा कि अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था दोनों को खेमे में पर्टिकुलरली शामिल न होकर बल्कि दोनों से एक समान दूरी रखते हुए एक सह अस्तित्व पूर्वक संबंध स्थापित करें, जो कि डिप्लोमेटिक हो, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के दृष्टिकोण से हो, जो कि आपका एक प्रकार से जो कम्युनिकेशनल ग्राउंड पे हो, जो आपका एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ जो टेक्नोलॉजी पे आधारित हो। तो ऐसे देशों ने अभी कहा कि हम लोग इन देशों से अलग रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इसी से आगे चल के एक विचारधारा है जिसे कहते हैं गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन। ओके, इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में कभी कभी आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान है भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, पहला नंबर। दूसरे आपके सबसे प्रमुख हैं वे घाना के सुकारो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। घाना के जो हैं वे हैं बामे एनक्रुमा, घाना के बामे एनक्रुमा, और इंडोनेशिया के हैं सुकारो, और उसके बाद आपके मिस्र के हैं गमाल अब्दुल नासिर, और यूगोस्लाविया के हैं आपके जोसिफ बरोज टिटो। तो ये आपको मिलाने को आ सकता है। तो पहला तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। शुरुआती दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, इससे गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि उसके स्थान पर गुटों का अनुसरण न करने वाले
नीति कहा जाता था, गुटों का अनुसरण न करने वाली नीति कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि माइकल ब्रेसर कहते हैं, माइकल ब्रेसर के अनुसार वो यूएनओ में 1954 में पहली बार बीपी मेनन ने गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया था। इसके पहले गुट निरपेक्ष शब्द जो है हमको नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गुट निरपेक्ष शब्द के बारे में ये भी आपको जानकारी मिलती है। तो कौन कहता है? माइकल ब्रेसर कहता है कि गुट निरपेक्षता शब्द का पहली बार प्रयोग बीपी मेनन ने यूएनओ में किया था 1954 में। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 1954 में जब कोलंबो में आया कोलंबो प्रस्ताव, उसी में पहली बार पंचशील की भी व्याख्या किया था, 54 में ही। ठीक, ये घटना है। 1976 में गुट निरपेक्ष जो है एक आंदोलन के रूप में, एक मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ा और वह 1976 से गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, गुट निरपेक्षता मतलब जिसे कहते हैं नैम, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब आया? 1976 में, याद रखिएगा। गुट निरपेक्षता शब्द कब आया? 1954 में। यह आंदोलन कब आया? यह विचारधारा कब आई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1979 में जब हवाना घोषणा आया तो यहाँ पे में फिदेल जो कास्त्रो थे, फिदेल कास्त्रो ने पहली बार गुट निरपेक्षता के उद्देश्यों को हवाना घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया था। ये नैम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। नैम के महत्व पे आगे चल के जॉन फोस्टर डलास हैं, उन्होंने लिखा है गुट निरपेक्षता जो है यह अनैतिक निष्पक्षता है। अनैतिक निष्पक्षता, इतना आप लिख देंगे तो 150 वर्ड भी लिख सकते हैं, इतना आप 75 वर्ड लिख सकते हैं, और इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो ये दोनों में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आपके लिए कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपका जो संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, जो आपका संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, इसका मतलब होता है कि प्रजातंत्र की ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में संसद सर्वोच्च हो और संसदीय कानून के माध्यम से प्रजातंत्र या डेमोक्रेटिक रूल जो होता है क्रियान्वित होता हो, उसे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रायः एक संविधान होता है, इसीलिए भारत को हम संवैधानिक लोकतंत्र भी कहते हैं। चलिए अगला है नाजिज्म। नाजिज्म जो है नाजिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो विचारधारा जर्मनी में प्रस्फुटित हुआ, और जर्मनी में इसके प्रमुख जो पायनियर पर्सन थे, इसके जो प्रणेता थे, वे थे आपके हिटलर। ठीक है, हिटलर थे जिन्होंने मेन कैंप नामक ग्रंथ लिखा है। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में अतीतकालीन पुरानी जर्मनी जो प्राचीन जर्मनी साम्राज्य था उसे फिर से रिवाइव करने का प्रयास किया गया, उसे फिर से रिस्टोरेशन का प्रयास किया गया, जिसे कहा गया थर्ड राइख। और जो ये नाजीवाद था, ये उसी तरह था जैसे कि इटली में फांसीवाद था, फैसियो। और ये दोनों जो विचारधाराएं थी अतिवादी थी, एक्सेसिव आइडियोलॉजी थी, जो कि अपने राज्य अपने देश को ही महत्व देते थे। ये अतिराष्ट्रवादी थे, जिसे कहते हैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट स्टेट्स। ये अतिराष्ट्रवादी आंदोलन था, अतिराष्ट्रवादी पद्धतियाँ थी, जिसमें अपने राष्ट्र को एक्सटोल करते थे, अपने राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संस्थाओं, राष्ट्रीय बातों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते थे, जबकि विश्व के अन्य देशों की सभ्यता, संस्कृति, उनके राष्ट्रीय मुद्दों, उनके राष्ट्रीय चरित्र को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। तो यह एक प्रकार से एक निगेटिविटी के रूप में, एक नकारात्मक प्रवृत्ति के रूप में आगे बढ़ा, और इसी के माध्यम से विश्व के देशों में बहुत तेजी से प्रतिस्पर्धा आया, और विश्व के देशों में आगे चलकर जो एक ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो एक शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति चली, मतलब है शस्त्र इकट्ठा करने की प्रवृत्ति चली, इसका भी एक प्रमुख कारण यह था। और नाजिज्म एंड फासिज्म के कारण ही सेकेंड वार हुआ। सेकेंड वार के मूल कारणों में नाजीवाद और फांसीवाद के विकास को देखा सकता है। नाजीवाद के जो प्रमुख होते थे, हेड होते थे, उनको कहते थे फ्यूहरर, और जो फांसीवाद के प्रमुख होते थे उनको कहते थे ड्यूस। ठीक है, तो नाजिज्म और फासिज्म जैसी विचारधारा का
विकास हुआ। जैसे जब फासिज्म आया, आपने देखा होगा फैसियो, मुसोलिनी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट जो कहता है, वार मेक्स द मैन ग्रेट, युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, वार मेक्स द मैन ग्रेट। और आगे कहता है कि वार इज द नेसेसिटी ऑफ द स्टेट। और फिर कहता है आगे कि कहता है कि एज द वार इज नेसेसरी फॉर द स्टेट, या कहता है वार इज द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट एज द मैटरनिटी इज इसेंशियल टू द वीमेंस। कहता है कि युद्ध राज्य के लिए वैसे ही आवश्यक होते हैं जैसे कि एक स्त्री के लिए मातृत्व आवश्यक होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो इनकी पद्धतियाँ रही, इन पद्धतियों में एक जो कंट्राडिक्टरी एस्पेक्ट का विकास हुआ, और इसी के कारण जो है विश्व में शांति और सुव्यवस्था को में बहुत कुठाराघात हुआ, और शांति और सुव्यवस्था जो है प्रभावित हुई। मुसोलिनी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था। मुसोलिनी कहता है कि पॉलिटिकल पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। राजनीतिक सत्ता जो होती है वो बंदूक की नोक से निकलती है। तो बहुत सारे अतिवादी विचार हैं, इनकी चर्चा किया। अगला देखते हैं। अगला आपका है कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ जो आपका 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस के रूप में आपका आता है कॉमनवेल्थ। और जो कॉमनवेल्थ है, इसका मूल उद्देश्य था कि विश्व व्यवस्था स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करना। इसी उद्देश्यों से कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी। अगला आते हैं इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र, एक देश किसी दूसरे क्षेत्र या किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उनकी संपत्ति, उनकी वस्तुओं का आहरण करता है, उन पर अधिकार करता है। इस प्रवृत्ति को हम साम्राज्यवाद कहते हैं। यद्यपि जो प्राचीन साम्राज्यवाद को 3 भागों में बांट सकता है। प्राचीन काल में साम्राज्यवाद, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक तो आपका था अर्ली इम्पीरियलिज्म कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं एंशिएंट इम्पीरियलिज्म। मतलब जबकि राष्ट्र राज्य जैसी किसी प्रकार की संस्था का विकास नहीं हुआ था, न राष्ट्र की अवधारणा थी न राज्य की अवधारणा थी। ऐसे समय में जब कोई क्षेत्र या कोई देश किसी दूसरे क्षेत्र या देश पे आक्रमण करके बलपूर्वक अधिकार कर लेता था, उसे कहते थे साम्राज्यवाद। जैसे कनिष्क का साम्राज्यवाद, ठीक है, जैसे आपका उनका अलेक्जेंडर का मतलब सिकंदर का साम्राज्यवाद, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है आपका आधुनिक साम्राज्यवाद। आधुनिक साम्राज्यवाद ऐसी प्रवृत्ति है कि जब विभिन्न जब विभिन्न देश मर्केंटाइल सिस्टम मतलब वाणिज्यिक और औद्योगिकरण की प्रवृत्तियों के फलस्वरूप दूसरे देशों में अपने बाजार या कोठियां स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके माध्यम से वे अपने देश की विनिर्मित वस्तुओं को इन देशों में खपत कर सके, उनका बाजारीकरण कर सके। तो ऐसी प्रवृत्ति को लेकर जिस प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हुआ उसे कहते हैं हम आधुनिक साम्राज्यवाद। जैसे ब्रिटिश कंपनियां भारत में आई, यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाल आए, फ्लैंडर्स आए, स्पेनिश आए। इन लोगों ने क्या किया? यहाँ आकर जबरदस्ती संसाधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया, बाजारीकरण करने का प्रयास किया, नील की खेती के लिए मजबूर किया, जिसके लिए नील आंदोलन बाद में हुआ। इन्होंने जबरदस्ती 3 कठिया पद्धति लागू किया, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया, इन्होंने आर्म कार्टेजा सिस्टम शुरू किया, ठीक है, इन्होंने दंडनीय प्रथा का दुरुपयोग किया। तो बहुत सारी पद्धतियों के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया? अपने भारत को एक बाजार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसी को कहते हैं आपका आधुनिक साम्राज्यवाद। अगला एक शब्द आया न्यू इम्पीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद। नव साम्राज्यवाद क्या है? नव साम्राज्यवाद का मतलब होता है जब कोई देश जब विभिन्न बहानों से, अलग अलग बहानों से किसी दूसरे देश के संसाधनों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, उसे कहते हैं नव साम्राज्यवाद। ठीक है, जैसे अमेरिका
अमेरिका है, अफगानिस्तान पे आक्रमण किया, कहीं उन्होंने जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनके नाम पे आक्रमण कर दिया, किसी दूसरे देश में जबरदस्ती शांति स्थापना के नाम पे आक्रमण कर दिया, या अन्य चीज़ों के माध्यम से उनके संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाया, खाड़ी देशों में पहुंच कर सुरक्षा देने के नाम पर उन देशों में जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो भी आपके खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम्स हैं, हाँ, आदि पे अधिकार किया। इन सबको क्या कहते हैं, उनके बाजारों पर अधिकार करने का प्रयास किया, क्रूड ऑयल पे अधिकार किया। इसे कहते हैं हम न्यू इम्पीरियलिज्म। ठीक है, इसे कहते हैं न्यू इम्पीरियलिज्म। तो ओके, तो जैसे उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय का, वो कहते हैं कि सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद के जुड़े हुए बच्चे हैं। ठीक है, और क्लीमेंट इटली का बड़ा फेमस कथन है, वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद डोडो पक्षी की तरह विलुप्त हो चुका है। साम्राज्यवाद डोडो पक्षी की तरह विलुप्त हो चुका है। मेडागास्कर द्वीप समूह के क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता था जिसपे जो पक्षी बैठते थे वो उसको खाते थे, उसको कहते थे डोडो। ठीक है, तो कहते हैं साम्राज्यवाद जो है डोडो पक्षी की तरह विलुप्त हो चुका है। ठीक है, इसी से वो पूरा वृक्ष भी विलुप्त हो चुका है क्योंकि उसके खाने वाले नहीं रह गए। वो चलिए आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग इम्पीरियलिज्म आज की बातें भी देखते हैं, और आगे चल के लेनिन का एक बड़ा फेमस ग्रंथ है, वो कहते हैं इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। कहते हैं साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। उनकी किताब का नाम भी है। ओके, चलिए अगला, सोशलिज्म समाजवाद। समाजवाद क्या है? सोशलिज्म शब्द का पहली बार प्रयोग जो है यह रॉबर्ट ओवन ने किया है। रॉबर्ट ओवन ने पहली बार सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद और सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद, इन दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया है। रॉबर्ट ओवन ने कई ग्रंथ लिखा है जिनमें एक है द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, अगला है द न्यू व्यू ऑफ मॉरल वर्ल्ड, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखा। समाजवाद के कई दृष्टिकोण हैं, समाजवाद की इतनी परिभाषाएं हैं कि इसके बारे में स्पष्ट कहना मुश्किल है। सीजी गाइड ने लिखा, सीजी गाइड वे कहते हैं समाजवाद एक ऐसा टोप है जो सबके सर पे फिट बैठता है। समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो सबके सिर पे फिट बैठता है। इसी से देखिए होंगे वैज्ञानिक समाजवाद, फैबियन समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, बहुत सारे शब्द समाजवाद को लेकर आए। अगर हम विभिन्न जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी स्पेशलाइजेशंस ऑफ सोशलिज्म है, इन सभी को अगर हम कलेक्टिवली और इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पे, जिनके एट्रीब्यूट्स के आधार पे, स्पेशलाइजेशंस एंड इनके सिंड्रोम्स के आधार पे समाजवादी पद्धति को आप समझ सकते हैं। जैसे समाजवाद कहता है कि उत्पादन के साधनों का सामूहिकीकरण होना चाहिए, उत्पादन के साधनों पे सबका समान अधिकार होना चाहिए। आगे कहता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए। आगे कहता है कि योग्यता का आदर्श होना चाहिए। हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव विभेदीकरण नहीं होना चाहिए। आगे कहता है कि राज्य के अंतर्गत सभी वर्गों का संरक्षण होना चाहिए। तो राज्य को महत्व देता है और वर्ग को महत्व देता है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे चल के जब साम्यवाद का विकास हुआ, ठीक है, जिसे कहते हैं कम्युनिज्म, जब साम्यवादी समाज आया, साम्यवाद का भी मूल विशेषता सब यही है जैसे हमने समाजवाद को बताई। बस दो बातों में साम्यवाद आगे है, इसी कह सकते हैं 2 कदम आगे क्या है, जहाँ पे समाजवाद ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत सभी वर्गों का समान संरक्षण हो, तो वर्ग मानता है और राज्य को महत्व देता है। लेकिन हर बातों को मानने के साथ भी साम्यवाद कहता है समाज राज्यहीन और वर्गहीन होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी शुड बी स्टेटलेस एंड क्लासलेस, किसी प्रकार का भी वर्गीय चेतना नहीं होनी चाहिए, न तो पूंजीपति वर्ग, न तो वर्किंग क्लास, न तो कोई दूसरा क्लास होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न वर्ग अगर होंगे तो उनमें क्या होगा, विवाद होगा और विभिन्न वर्गों में संघर्ष रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इसलिए जो विभिन्न वर्गों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि राज्य भी न हो। क्यों? मार्क्स साम्यवाद के सबसे बड़े पोषक है। मार्क्स कहता है
राज्य जो होता है यह शोषण का तंत्र होता है। कहता है स्टेट इज द सिस्टम ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। कहता है यह जो होगा यह रहेगा तो यह पूंजीवादियों को संरक्षण देता है और पूंजीवादियों के साथ मिलकर लगातार आम जनता का शोषण करता है, सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, जिसे आप कहते हैं प्रोलेटेरिएट क्लास। तो इसीलिए कहता है कि समाज राज्यहीन और वर्गहीन दोनों होना चाहिए। ठीक है। तो ये दो बातें हैं। साम्यवाद के बारे में एक और शब्द है। साम्यवाद को अगर हम एब्रिविएशन में समझना चाहें अब संक्षेप में तो कहता है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज कम्युनिज्म। एक चीज सबके लिए हो और सब चीज एक व्यक्ति के लिए सुलभ हो, इसे कहते हैं कम्युनिज्म। लेकिन अवसर की समानता के साथ साथ योग्यता का आदर्श भी हो। जो व्यक्ति जितना ज्यादा योग्य होगा उसका संसाधनों पर उतना ज्यादा अधिकार होगा, उतना उसको पद आदि भी प्राप्त होगा। ठीक है, आगे समझिएगा। एक शब्द और कहते हैं एबोलिश ऑल काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कम्युनिज्म। सभी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए और जितना भी उत्पादन के माध्यम है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वह सभी समाज के लोगों के बीच में हो और जिसके पास जितनी योग्यता हो उसका उतना अधिकार हो, जिसके पास जितनी योग्यता हो उतना बड़ा पद पाए। यही क्या होता है आपका, यही जो होता है कहलाता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को हरवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला में व्याख्यायित किया। अगर समझिए तो वहाँ से आप समझ सकते हैं इसके मुख्य एट्रीब्यूट्स को। वो कहते हैं कि एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला और अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर हो जाने पर मतवाला। राव रंक में भेद हुआ है कभी नहीं मंत्रालय में और साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। ठीक है, तो साम्यवादी समाज इस तरह से होना चाहिए। चलिए आगे जैसा कहते हैं अगला है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर मतलब होता है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। अगर विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत पहली बार आया है यह 1648 में एक संधि हुई थी यूरोप में, जिसका नाम था वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि, इसी में पहली बार बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा हमको देखने को प्राप्त होती है। यद्यपि आधुनिक संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अमेरिका में आइजनहावर ने राजनीतिक क्षेत्र में, आधुनिक राजनीतिक क्षेत्र में बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन के सिद्धांत का प्रयोग किया था। इसका मूल कंसर्न यह होता है कि किसी भी राज्य को अपने आसपास के राज्यों, अपने प्रतिस्पर्धी राज्य, अपने दुश्मन राज्य और अपने दोस्त राज्य दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहिए। उसे किसी भी मित्र राज्य को भी इस तरह से नहीं आगे बढ़ने देना चाहिए कि वह आगे चल के उसके लिए प्रॉब्लम कर सके, और अपने शत्रु को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए दूसरों को भी संरक्षण देते रहना चाहिए। यही कहलाता है बैलेंस ऑफ पावर। जैसे कि अमेरिका की जो नीति है बैलेंस ऑफ पावर में देखे होंगे, वह चाइना उसका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। चाइना ज़्यादा न बढ़ पाए इसीलिए भारत को महत्व देना, भारत को इम्पोर्टेंस देना, भारत को प्रेफरेंस देना और भारत का पक्ष लेना उसकी मजबूरी है। ठीक है, और चूंकि भारत भी बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ पाए इसीलिए लगातार देखिए उनके पाकिस्तान आदि को भी समय समय पर पैसा देकर, फंड देकर आदि के माध्यम से लगातार भारत को भी उलझाए रखता है। ठीक है, तो ये है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन स्थापित करना। तो मतलब अभी चाइना न बढ़े इसलिए भारत को संरक्षण देना, भारत आगे न बढ़े इसलिए पाकिस्तान को संरक्षण देना। ठीक है, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बड़ा फेमस है, वह है आपका कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार का मतलब होता है शीत युद्ध। कोल्ड वार का मतलब होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध की संकल्पना क्या है? शीत युद्ध की जो संकल्पना है यह सबसे पहली बार, शीत युद्ध की अवधारणा जो है यह सबसे पहली बार हमको लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दिखाई देती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड हुआ तो धीरे धीरे अमेरिका और रूस के नेतृत्व में जो प्रतिस्पर्धी आंदोलन चला, जो एक नाभिकीय सशस्त्रीकरण की प्रवृत्ति चली और जो एक सामरिक सशक्तिकरण की प्रवृत्ति चली, उनके माध्यम से विश्व में क्या हुआ, एक तनाव की स्थिति आ गई। विश्व एक प्रतिस्पर्धी और विश्व जो है एक विरोधाभासी प्रवृत्ति से आगे बढ़ने लगा। ठीक है, यह ऐसी प्रवृत्ति थी जिसमें कोई भी देश
एक दूसरे के सामने प्रत्यक्षतः युद्ध नहीं करता है, लेकिन वह व्यक्ति अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने सामरिक शक्तियों के माध्यम से, संधि के माध्यम से, समझौतों के माध्यम से अन्य माध्यम से दूसरे देश को नीचा दिखाता है, दूसरे देश पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है, दूसरे देश को डोमिनेट करने का प्रयास करता है। यही कहते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार जो है के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कोल्ड वार जो है यह स्नायु युद्ध होता है। यह व्यक्ति के इंद्रियों में, व्यक्ति के एक प्रकार से नसों में होने वाला एक प्रकार का स्नायु में युद्ध होता है, जो कि व्यक्ति अंतःकरण के अंतर्गत रखता है। जैसे कि कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग, ठीक है, बर्नार्ड बारूच ने किया है। कोल्ड वार जो टर्म है यह पहली बार किसने प्रयोग किया है? इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया है बर्नार्ड बारूच। जबकि कोल्ड वार की विचारधारा को विश्व में लोकप्रिय करने का जो श्रेय है वह दिया जाता है लिपमैन को। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, लिपमैन और बर्नार्ड बारूच। ओके, दो याद रखिएगा। हमने कहा कि जो अमेरिका और रूस के बीच में जो बाइपोलर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड आया, इन लोगों ने क्या किया, विश्व के अन्य देशों को जो खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं, विकासशील देश कहलाते हैं, बेचारे गरीब देश कहलाते हैं, जिस शब्द का प्रयोग पहली बार अल्फ्रेड साबी ने किया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री शब्द। इन देशों को अपने अपने खेमा में लाने का प्रयास किया। अमेरिका ने पूंजीवादी पद्धति को हावी किया और रसिया ने आपके साम्यवादी और समाजवादी पद्धति पे काम किया। तो क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन में विश्व में एक अनावश्यक प्रतिस्पर्धा आ गई। तो जो कमजोर देश बेचारे थे, जो नॉन अलाइन पॉलिसी वाले थे, जो आपके गुटनी पे छानने वाले थे, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो ये कोल्ड वार की प्रक्रिया चली। अमेरिका अपने को मजबूत करने के लिए नाफ्टा, साफ्टा, ठीक है, सीटो आज संधियां करता है। तो ऐसे ही जो रसिया होता है वह वार्सा पैक्ट करता है। हाँ, तो मतलब है नाफ्टा, साफ्टा, सीटो, नाटो और वार्सा पैक्ट जैसे बहुत सारे सैनिक समझौते हुए, सामरिक समझौते हुए, कई देश आपस में मिलकर सैन्य अभ्यास करना शुरू किया, लोगों के दूसरे देशों को डोमिनेट करने के लिए और एक प्रकार से उनको सप्रेस करने के लिए। कभी समुद्री शक्ति का प्रयोग कर रहा, समुद्री शक्ति दिखा रहा है, कभी वो नाभिकीय शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ा रहा है, बहुत सारी मात्रा में वह जो शस्त्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, एटॉमिक वेपन्स लोग इकट्ठा करने लगे, परमाणु परीक्षण होने लगे। तो ऐसे कंडीशन में पूरे विश्व में जो है यह क्या हुआ कि सैन्य गुटबंदियां बहुत तेजी से बढ़ी। पूरे विश्व में जो है एक प्रतिस्पर्धा आई, पूरे विश्व का माहौल जो खराब होता गया, इसी को कहते हैं कोल्ड वार। अथर्ववेद में एक कथन है, अथर्ववेद में कहता है कि युद्ध पहले मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है और फिर वह भूमि पे अवतरित होता है। मतलब पहले युद्ध दिमाग में होता है, दिमाग से लड़ा जाता है और उसके बाद वह भूमि पर वह बाद में चरितार्थ होता है, बाद में एक्चुअलाइज होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की मानसिकता में जो युद्ध होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है पहले किसी बात को लेकर, वही कोल्ड वार है, वही कोल्ड वार है। ठीक है, जो प्रत्यक्षता न दिखाई दे लेकिन कई अन्य माध्यमों से जो आप समझ सकते हैं कोल्ड वार है। ठीक है, पड़ोस बगल वाला आपको पता लगा कि 60 इंच का टीवी लाया, ठीक है, आप उसको कमजोर करने के लिए 80 इंच का टीवी लाइए, ये कोल्ड वार है। वो अपने बर्थडे पार्टी में 50 लोग को बुलाए, आप 300 लोग को बुलाइए, भले आप गरीब हो जाइए, ये आपका कोल्ड वार है। ठीक है, तो इसी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं रैचेट इफेक्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट्स का मतलब है प्रदर्शनकारी प्रभाव। पड़ोसी के एक पड़ोसी का के रहन सहन के स्तर का प्रभाव दूसरे पड़ोसी पे जरूर पड़ता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई विकासशील देश जब किसी विकसित देश के जीवन शैली आदि का पीछा करता है, उसे पाने का प्रयास करता है, अनावश्यक उसके पीछे भागता है, तो वह विश्वव्यापी स्तर पर इसे कहते हैं रैचेट इफेक्ट्स। ठीक, यही आपका कोल्ड वार के अंतर्गत आप इसे मान सकते हैं। जब कोल्ड वार की प्रवृत्ति बढ़ी तो आप समझिए कि 1990 के दौर तक आते आते विश्व में प्रतिस्पर्धा इतनी तेज हो गई कि अमेरिका और रसिया के पास इतने ज़्यादा एटॉमिक वेपन्स हो गए कि अगर ये लोग चाहें तो 1990 में पूरे विश्व को 40 बार समाप्त कर सकते थे। पूरे विश्व को 40 टाइम्स जो है उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। और तो इस प्रकार से देखें तो कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई होगी। धीरे धीरे 1990 के दशक तक आते आते ये माना गया कि अगर
अगर विश्व में इसी तरह से व्यवस्था चलती रही तो क्या होगा कि विश्व में शांति, सौहार्द, ग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति, वसुधैव कुटुंबकम की प्रवृत्ति, जो सार्वभौमिकीकरण की प्रवृत्ति है, इसको बहुत ज़्यादा हानि होगा, नुकसान होगा और शांति स्थापना के प्रयासों को धक्का लगेगा, मानवता का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया कि इसलिए इस तनाव को कम किया जाए, तनाव को कमजोर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके तनाव को कम करने के लिए एक फ्रेंच शब्द बड़ा तेजी से विकसित हुआ जिसे कहते हैं देतांते की अवधारणा। देतांते पूछेगा देतांते क्या है? देतांते एक फ्रेंच शब्द है, इट इज अ फ्रेंच टर्म, फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है तनाव शिथिलता। तनाव शिथिलता, तनाव को कम करना। ये माना गया कि विश्व के देश आपसी मुद्दों को छोड़कर कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन और पर्यावरणीय, ग्लोबल वार्मिंग आदि के मुद्दों पर एक मंच पे आकर आम सहमति से विश्व के और मानवता के कल्याण के प्रयासों में सहभागिता रखें और मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और प्राकृतिक वस्तुओं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारी विकास की अवधारणा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसमें अवरुद्ध या बाधा न बने। तो इसी को लेकर कहा गया कि इसलिए कम से कम सार्वजनिक मंचों पर और सार्वजनिक मुद्दों पर, विश्वव्यापी मुद्दों पर, पर्यावरणीय मुद्दों पर, मानवतावादी मुद्दों पर सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें। इसी को लेकर कहा गया कि कोल्ड वॉर में व्यक्तियों को, राज्यों को, राष्ट्रों को अपने तनाव को कम करना चाहिए ताकि सार्वभौमिक मुद्दों पे सब लोग जो है आम सहमति से कार्य कर सके और मानवता और विश्व का विकास हो सके। इसी को कहते हैं तनाव शिथिलता। जो देतांते है, देतांते में 5D का सिद्धांत दिया गया, ठीक है, इसे कहते हैं 5D का सिद्धांत। 5D का सिद्धांत दिया गया। जो 5D का सिद्धांत है ये क्या है? 5D का जो पहला सिद्धांत है यह आपका है डेवलपमेंट। तो पहले डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास हो किया जाए, डेवलपमेंट। दूसरा होता है डिटेंस, डिटेंस माने होता है तनाव को कम करना। दूसरा है आपका डिटेंस, इसका मतलब होता है तनाव को कम करना। तीसरा है डिसआर्मामेंट, मतलब होता है कि निरस्त्रीकरण किया जाए, कि बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। डिसआर्मामेंट किया जाए। और चौथा जो है आपका है डीकोलोनाइजेशन, मतलब होता है कि कोई जो दूसरे देश पे कोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है उपनिवेशीकरण, मतलब अब कोई देश किसी दूसरे देश पे अधिकार करके जबरदस्ती उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास न करे और देश जो विश्व में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति आज को रोका जाए और विश्वव्यापी रूप से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। और अंतिम होता है डेमोक्रेटाइजेशन, इसका मतलब होता है लोकतांत्रिकरण करना। इसकी स्पेलिंग है DEMOCRATISATION, डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, ये 5D का जो सिद्धांत है ये आपको देतांते की अवधारणा के अंतर्गत समाहित होता है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे। कल संडे है, कल इसके आगे का हम वीडियो बनाएंगे और कल हम जो पूरा एक बार रफली कवर कर देंगे, आपका मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री का कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 75 वर्ड्स के चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 150 वर्ड्स के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 400 वर्ड्स के देखेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके बाद अभी हम कुछ एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो बना दें।